हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 5 के बारे में, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 1.7 के पहले का सारा पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं खरपतवार से सुरक्षा। शुरू करते हैं। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। अब बूझो क्या सोचता है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? है ना, सोच रहा है वो, ये क्यों उगाए गए हैं। देखते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। अवांछित मतलब क्या होता है? जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो बिना ज़रूरत के हैं। ठीक है। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैसे कि हमारे गेहूं के खेत में कोई एक अन्य पौधा उग जाए जो हमारे किसी काम का ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? खरपतवार। ठीक है। तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें खरपतवार को काट के हटाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? निराई करना। निराई आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि खरपतवार क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है और हम खेती किसी करते हैं? पौधों ही करते हैं। गेहूं के पौधे हो गए और भी बहुत सारी खेतियाँ होती हैं। तो उन सब का खाना क्या होता है? जल, पोषक, जगह और प्रकाश। ठीक है। खरपतवार का खाना भी यही होता है और जो हमारी खेती होती है उसका खाना भी यही होता है। तो अब जो खाद और जो धूप मिल रही है, जितने हमारे खेत में जगह है, अगर उस जगह पर खरपतवार अपना कब्जा कर लेगी तो जो हमारी खेती है उसको वो चीज़ें कम मिलेगी, है ना। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, जो खरपतवार है वो जल में, पोषक में, जगह में और प्रकाश में अपने जो खेती के पौधे होते हैं उनसे स्पर्धा करता है, मतलब कंपटीशन करता है। जो खाना उन्हें मिलना होता है वो ये खरपतवार यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब खाना क्या होता है? यही खाना होता है इनके लिए, जल, पोषक, जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं वो, और जगह हो गई और प्रकाश हो गया, यही इन्हें खाना होता है। और इसी खाने में हिस्सा लेने कौन आता है? खरपतवार, जैसे जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो उससे क्या होता है? हमारे फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं ना, उनकी जड़ इतनी मजबूत होती है कि हम अपनी खेती को काट ही नहीं सकते। तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी होते हैं, कुछ तो जहरीले भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। जैसे फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। ठीक है। खेती करने के पहले खेत जोतने से भी इस काम में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। ठीक है। और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय, यानी सबसे अच्छा समय कौन सा है? उनमें पुष्पण एवं बीजन बनने से पहले, यानी उसके फूल खिलने से पहले ही उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि बीज बनेंगे, हम उन्हें काटेंगे तो बीज उस हमारे खेत में गिरेंगे। अब बीज अगर खेत में गिर गए तो दोबारा पनप जाएगा। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। ठीक है। ये हमारे औजार के नाम होते हैं, खुरपी या हैरो। रसायनों की सहायता से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2 या 4D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती। ठीक है। खरपतवारनाशी को जल में
आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहारा उसकी सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये रहा ना, ये खरपतवारनाशी खेत में डालते हुए। आगे देखते हैं। जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीजन बनने से पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेने चाहिए, उसके बाद ही छिड़काव करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1.8 कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ा जाता है अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। ठीक है, एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती, ये आप देख रहे हैं, इसकी सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, हमने पूरी फसल एक साथ काट दी, अब कुछ उसमें ख़राब होता है, भूसा होता है, और कुछ हमारे बीज होते हैं, तो उनको अलग करने को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है मशीन, कंबाइन मशीन है। इसमें कटाई भी होती है और थ्रेसिंग भी होती है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? विनोइंग। चित्र 1.9 आप इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फटकने वाली मशीन का नाम क्या है? विनोइंग। आगे देखते हैं। भंडारण 1.9। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए उपयोगी हो जाते हैं, अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। मतलब अगर किसी भी चीज़ का उन पे प्रभाव पड़ेगा, नमी बढ़ेगी तो वो ख़राब होंगे, कीट उन पे आक्रमण करते हैं तो वो ख़राब होंगे, चूहे उन्हें ख़राब करते हैं या कोई सूक्ष्म जीव उन्हें ख़राब करता है, तो वो दोबारा से एक और पौधा नहीं दे पाएगा, है ना, अनुपयोगी होगा। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे क्या होता है? उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करता है, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडारगृहों में किया जाता है। ठीक है, अब साइलो भंडारगृह क्या होते हैं? ये रहे आपके साइलो, ठीक है, और भंडारगृह, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे, कीट से सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे देखते हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोगी होती हैं। बड़े भंडार गृहों में
अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ठीक, केमिकल द्वारा उनको सुरक्षित रखा जाता है। 1.10 जंतुओं से भोजन। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तक में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। ये खाद्य पदार्थ है। दूध हमें कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से। ठीक है, तो ऐसे ही हमें आगे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन करना, फिर बुआई करना इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पशुपालन। ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो। अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।